हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है द्विपद संभावना वितरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं आपको बताऊं कि आज की क्लास की इंपॉर्टेंस, तो ये आज की जो आपकी क्लास है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है इस चैप्टर का। रीजन क्या है कि इस टॉपिक में से यानी आज मैं बेसिकली जो पढ़ाने वाला हूँ, इस टॉपिक में से आप समझो ऐसे हर साल क्वेश्चन फंसा है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साल इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन आता था आता है मतलब बर्नौली प्रयत्न के गुणधर्म में से, यानी इन तीनों टॉपिक में से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से सालों में क्वेश्चन पूछा गया वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पूछा गया मार्च 2022 में पूछा गया है, अगस्त 2020 में पूछा गया है और जुलाई 2022 में। यानी रिसेंट के 3 सालों में 3 बार पेपर पूछा गया है इस वाले टॉपिक में से। इसके अलावा मैं आपको एक और टॉपिक आज कवर करूंगा और वह है द्विपद वितरण के गुणधर्म, यानी ये वाला टॉपिक। और इस टॉपिक की मैं बात करूं तो ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मैं बात करूं कब कब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें से पूछा गया मार्च 18, जुलाई 18, मार्च 19, जुलाई 19, मार्च 20 और मार्च 22। अगर देखोगे तो कितनी बार पूछा गया है, 1 2 3 4 5 6। यानी कि पिछले कुछ सालों में जो 9 बार पेपर हुआ है जब से आपका बुक बदला है, उसमें से 6 बार इस टॉपिक में से कंटिन्यू क्वेश्चन आया है और बाकी के 3 बार इसमें से आया। यानी हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा गया सिवाय 2 बार छोड़ के, और वो था आपका मई 2021। नहीं नहीं, हाँ मई 2021 एक ही बार नहीं आया, मई 2021, बाकी तो लगभग हर बार पूछा गया है। तो इसीलिए आज की जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस क्लास को कुछ ज्यादा ही ध्यान से देखना और चीजों को समझना, प्लस अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को अच्छे से शेयर कर देना, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और टॉपिक का नाम है द्विपद संभावना वितरण। अभी इसमें है क्या, पहले मैं बेसिक आपको समझाता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ द्विपद, तो द्वि का मतलब क्या होता है, दो। अब ध्यान से सुनना, इसी बात से एक अंदाजा लग जाता है कि द्विपद में क्या होगा, दो चीजें होंगी। तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको स्टोरी बता देता हूँ। द्विपद, तो द्वि का मतलब क्या होता है, दो होता है, यानी दो पदों की इसमें बात होगी बेसिकली। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, बुक में ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है। ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि द्विपद का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हाँ दो संभावनाओं की बात हो रही है, दो पदों की बात हो रही है। इसके पहले आपको याद होगा हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था असतत संभावना वितरण। क्या स्टार्ट किया था, असतत। और असतत में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि एक कोई भी जो घटना घटती है वो एग्जैक्टली एक वैल्यू, ठीक है, या एक कीमत, ठीक है, धारण करती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, एक कीमत धारण करती है। असतत का मतलब यही होता है। अब इसमें क्या होगा कि अब हम यहाँ पे जो प्रयोग करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे जो हम यादृच्छिक प्रयोग करने वाले हैं, थोड़ा सुनना अच्छे से। यादृच्छिक प्रयोग करने वाले हैं, ये ऐसे प्रयोग होंगे कि इसमें सिर्फ दो विकल्प होंगे। क्या होंगे, मात्र दो विकल्प होंगे। और यही वजह है इसका जो नाम है वो क्या है, द्विपद नाम है इसका। क्या नाम है, द्विपद, क्योंकि इसमें कितने विकल्प होंगे, सिर्फ दो विकल्प होंगे, एक और दो। क्लियर हुआ इतना। पहले विकल्प को हम कहते हैं सफलता। क्या, पहले विकल्प को हम कहते हैं सफलता और दूसरे विकल्प को कहते हैं हम असफलता। क्लियर है। पहले विकल्प को हम क्या कहेंगे, सफलता, और दूसरे विकल्प को क्या कहेंगे, असफलता। एक बात और मैं बता दूं, ये जो सफलता और असफलता है, ये एक ऐसी घटना है जिसको हम कहते हैं परस्पर निवारक घटना। क्या कहेंगे, परस्पर निवारक घटना। अब बोलोगे सब परस्पर निवारक घटना पहले चैप्टर में पढ़ाया था लेकिन मतलब याद नहीं आ रहा है, तो सिंपल से बता दूं, परस्पर निवारक का मतलब याद रखना है आपको कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए और बी में कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब इस वाली घटना में और इस वाली घटना में आपस में कोई संबंध नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना। अब थोड़ा ध्यान से सुनना चीजों को। क्लियर है। तो देखो इसमें एग्जैक्टली exactly क्या कहना चाहता है कि जब आप यादृच्छिक प्रयोग करते हैं और आपके पास सिर्फ दो विकल्प हो, एक का नाम दो सफलता और एक का नाम दो असफलता, और ये जो दो घटनाएं घटती हैं परस्पर निवारक घटनाएं होती हैं, मतलब इनके बीच में कोई संबंध नहीं होता है। क्लियर है। और दूसरी बात, ये जो दो घटनाएं घटती हैं, इसी दो घटना के कारण, या यूं कहूं कि जो हम प्रयोग करते हैं इसमें मात्र दो विकल्प होते हैं, इन्हीं दो विकल्पों के कारण इसे हम कहते हैं द्विविध विकल्प। क्या कहते हैं, द्विविध विकल्प। क्या कहते हैं, द्विविध विकल्प के प्रयोग।
ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि पता रहे कि ये मैं इंपॉर्टेंट बात बताया था आपको। इसको द्विविध विकल्प के प्रयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कितनी घटनाएं घटती हैं? दो घटनाएं घटती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम देता है, या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा। ठीक है, अगर एक कॉइन, ध्यान से सुनना, अगर एक कॉइन यानी एक सिक्का आप उछालते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, आपके पास दो ही संभावना है, राइट? तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? द्विविध विकल्प के प्रयोग। क्लियर है इतना? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब इसी को हम आगे लेके बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास दो घटनाएं, एक सफलता होगी और एक असफलता होगी। तो थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। मैंने कहा कि हमारे पास दो परिणाम होंगे। एक परिणाम को हम नाम देंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि हमारे पास कितने परिणाम है? हमारे पास दो परिणाम है। एक परिणाम को हमने नाम देने की कोशिश की सफलता, और दूसरे परिणाम को नाम देने की कोशिश की निसफलता या असफलता। निष्फलता, सॉरी निसफलता नहीं, निष्फलता या असफलता। असफलता। क्लियर है? अब इसको हम डिनोट करेंगे, सफलता को हम डिनोट करेंगे एस से। पूछोगे सर एस क्यों? क्योंकि ये सफलता को इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस, इसीलिए उसको कैसे डिनोट करेंगे? एस से। और निष्फलता को यानी असफलता को हम डिनोट करेंगे एफ से, क्योंकि निष्फलता को इंग्लिश में हम डिनोट करते हैं फेलियर से या फेलर से। ठीक है, फेलियर कहो या फेलर कहो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हम उच्चारण कहते हैं। तो ये हो गया आपका दो विकल्प। क्लियर है इतना? यानी एक को आप दर्शाओगे एस से और दूसरे को दर्शाओगे एफ से। क्लियर हुआ? सफलता को एस से और निसफलता को एफ से। क्लियर हुआ इतना? अब थोड़ा और ध्यान से सुनना। जब हम सफलता की संभावना निकालते हैं तो हम उसको लिखते हैं पी ऑफ एस, लेकिन हम इसको क्या मान लेते हैं? हम इसको मान लेते हैं सिर्फ पी। यानी कि अब सुनना, यानी कि अगर आप कोई भी प्रयोग करते हो, कोई भी मतलब यादृच्छिक प्रयोग करते हो, अगर आपको चाहिए सफलता, क्या चाहिए आपको? सफलता। उस सफलता को ध्यान से सुनना, उस सफलता को आप किसके द्वारा दर्शाओगे? पी के द्वारा दर्शाओगे। और जो निसफलता आएगी उसको आप दर्शाओगे, यानी पी ऑफ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू। यानी निसफलता को आप किससे दर्शाओगे? क्यू से। क्लियर हुआ इतना? अब थोड़ा और एक जानकारी मैं बता देता हूं। जो सफलता की वैल्यू होगी, ध्यान से सुनना थोड़ा, जो सफलता की वैल्यू, क्योंकि मैंने कहा ना संभावना निकाल रहे हैं, आपको पता है सफलता जो होगी या तो जीरो होगी या तो उससे ज्यादा होगी, लेकिन कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगी। हम लोगों ने ये बात पढ़ा है कि कभी भी संभावना एक से ज्यादा नहीं होता है। यानी जो सफलता होगी वो कैसे लिखेंगे? ऐसे, जीरो लेस देन पी लेस देन वन। यानी जो आपकी सफलता होगी वो जीरो और एक के बीच में होगी। उसी तरीके से आपकी जो निसफलता होगी वो भी क्या होगी? जीरो और एक के बीच में होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। अब इन दोनों बातों से एक जजमेंट मिलता है, यानी एक परिणाम प्राप्त होता है, और वो ये परिणाम प्राप्त होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। परिणाम प्राप्त ये होता है कि P प्लस क्यू जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यानी सफलता और निष्फलता मिलके हमेशा टोटल कितना बनाएंगे? एक बनाएंगे। क्लियर हुआ? क्यों एक बनाएंगे? अगर मान लो सफलता की जो संभावना है वो जीरो और एक के बीच में है, मान लो ये है 0.3 है, तो निसफलता कितना हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा, और दोनों का टोटल कितना होगा? हमेशा एक होगा। क्लियर है इतना? अब बोलेगे सर 0.7 कैसे आया? तो वो कैसे निकाला मैंने? जीरो पॉइंट, ये पी की वैल्यू मैंने कहा 0.3 है, क्यू की वैल्यू पता नहीं है, तो क्यू की वैल्यू कैसे हो जाएगा? 1 - 0.3। यानी कि आपको अगर दूसरी बात बताऊं, तो अगर आपको निसफलता ज्ञात करनी है तो आपको कुल परिणाम में से क्या माइनस कर देना पड़ेगा? सफलता माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट का। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बोलोगे सर इन सब का फायदा क्या होगा? वो आपको परिभाषा याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना अभी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब ये सब जो तुम बोल रहे हो ना कि सर ये सब क्या है, क्यों है, मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो पूरा नाटक हुआ है ना, ये नाटक है ना एक थे उनकी वजह से हुआ है, और उनका नाम था बर्नौली। क्या नाम था? बर्नौली। क्या नाम था उनका? बर्नौली। तो बर्नौली जी ने एक प्रयोग किया था। क्या किया था? एक प्रयोग किया था। और जो प्रयोग था वो कैसा? द्विविध विकल्प वाला था। कैसा प्रयोग था? द्विविध विकल्प वाला प्रयोग किया था। द्विविध विकल्प वाला यादृच्छिक प्रयोग किया था। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने एक बात एज्यूम किया था कि जितने भी हम प्रयोग करें, मतलब जो भी हम प्रयोग करेंगे उनकी सिर्फ दो परिणाम होंगे, और वो एक होगा सफलता, तो दूसरा क्या होगा? असफलता या निसफलता। क्लियर है? निष्फलता, सॉरी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है निष्फलता। क्लियर है? तो उन्होंने क्या किया? जो द्विविध विकल्प वाले प्रयोग थे उन्होंने प्रयोग किया, और उस प्रयोग के, ध्यान से सुनना, उस प्रयोग के यानी द्विविध विकल्प के यादृच्छिक प्रयोग किए थे। उस यादृच्छिक प्रयोग की कितनी संभावनाएं आई थी? दो संभावनाएं। ध्यान से सुनना,
दो संभवित परिणाम हो सकते थे उनके हिसाब से। किसके हिसाब से? बर्नौली जी के हिसाब से। तो दो संभवित परिणाम हो सकते थे। इन संभवित परिणामों को ध्यान से सुनना, इन संभवित परिणामों को उन्होंने कुछ नाम दिया, और वो नाम था सफलता, और क्या नाम था? निसफलता। ये नाम किसने दिया था, या निष्फलता किसने दिया था? ये बर्नौली जी ने। सफलता को किससे बताया था? एस से, और निष्फलता को किससे बताया था? एफ से। क्लियर हुआ इतना? अब उन्होंने ये कहा कि तुम चाहे जितनी बार भी ये प्रयोग को दोहराओ। प्रयोग को दोहराने का मतलब क्या होता है? कि इस पूरी घटना का जितना भी पुनरावर्तन करते हो। क्या? पुनरावर्तन। पुनरावर्तन का मतलब चाहे जितनी बार भी दोहराते हो, लेकिन एक बात याद रखना है कि प्रत्येक प्रयत्न पर सफलता का जो परिणाम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा चाहे जितनी बार उसका पुनरावर्तन करो, अगर ऐसे केस में उनका जो सफलता होगा, यानी कि जिसको हमने पी नाम दिया था, अगर वो ऐसा होता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में प्रत्येक बार सेम होता है, यानी अचल होता है। अचल का मतलब कभी वो बदलेगा नहीं। जैसे हेड की संभावना है वो तो अचल ही रहने वाला है ना, चाहे एक बार उछालो चाहे 10 बार उछालो, हेड और टेल दो ही परिणाम यानी 1/2 हो जाए, यानी 50% ही चांस होते हैं। तो अगर वो संभावना अचल रहेगी तो इसको हम क्या कहते हैं? बर्नौली प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्नौली प्रयत्न। अब सवाल है सर बर्नौली प्रयत्न क्यों कहते हैं? तो मैंने नाम बता ही दिया पहले कि ये पूरी जो कांड था वो किसने किया था? बर्नौली जी ने किया था, और इसीलिए उनके नाम पे, उनके सम्मान के लिए इसका रख दिया गया था बर्नौली प्रयत्न। हमारे स्टेटिस्टिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें आप पढ़ोगे जो आप जैसे कार्ल पियर्सन का हो गया, स्पीयरमैन का हो गया, तो जिन जिन लोगों ने उसमें योगदान दिया था उनके नाम से उन चीजों को जाना जाता है। तो ये है आपका बर्नौली प्रयत्न। ये एग्जाम में परिभाषा में पूछा जाता है, जो बेसिकली आपका मार्च 2022 वाले एग्जाम में आया था कि बर्नौली प्रयत्न अर्थात क्या। तो क्या बताओगी? द्विविकल्प वाले, द्विविध विकल्प वाले यादृच्छिक प्रयोग के, क्योंकि यहाँ पे यादृच्छिक प्रयोग जो है वो आपको पता ही है, संभावना पढ़ रहे हैं तो यादृच्छिक प्रयोग तो होने वाला ही है। तो द्विविध विकल्प के, ध्यान से सुना, द्विविध विकल्प वाले यादृच्छिक प्रयोग के दो संभवित परिणाम, सफलता और निसफलता। सफलता को एस से मानेंगे, निसफलता को एफ से मानेंगे। अगर ऐसे प्रयोग का पुनरावर्तन किया जाए जिसमें आपका पी जो होगा वो 0 और 1 के बीच में यानी कि अचल होगा, तो ऐसे प्रत्येक प्रयत्न को हम क्या कहते हैं? बर्नौली प्रयत्न कहते हैं। क्लियर है? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा इसी को आप परिभाषा में कन्वर्ट कर सकते हो। अब थोड़ा किताब में भी आपको दिखा देता हूँ, तो किताब में भी यही परिभाषा लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है। ये देखो क्या लिखा है कि माना कि, ये देखो बर्नौली प्रयत्न लिखा है ना, इंग्लिश में बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। तो बर्नौली प्रयत्न में क्या बोला है कि एक द्विविध विकल्प वाले यादृच्छिक आया ना, द्विविध विकल्प वाले, और नाम आया यादृच्छिक प्रयोग के दो संभवित परिणाम, ये लाइन मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, जिसमें सफलता और निसफलता है। राइट? अब ऐसे प्रयोग का समान परिस्थिति में, अच्छा ये वर्ड मैंने नहीं यूज किया था, समान परिस्थिति का मतलब जो कंडीशन है वो चेंज नहीं करना है। सोले वाला सिक्का बीच में नहीं निकालना है। अगर तुम हेड और टेल कर रहे हो नॉर्मल वाले सिक्के से, तो ऐसा नहीं कि बीच में सोले वाला सिक्का घुसा दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई परिस्थिति नहीं बदल रही है। और उस परिस्थिति के अंदर यानी अधीन में अगर पुनरावर्तन यानी चाहे जितनी बार भी प्रयोग करोगे, तो प्रत्येक प्रयत्न पर जो सफलता की संभावना होगी वो हमेशा क्या होगी? अचल हो। यहां से सुनना, यानी कि पी 0 और 1 के बीच में हो यानी अचल हो, तो ऐसे प्रयत्न को हम क्या कहते हैं? बर्नौली प्रयत्न कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बर्नौली प्रयत्न का जो प्रयोग है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रयोग समझ में आ गया होगा तो आपको गुणधर्म याद करना आसान होगा, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा ताकि आपको ये वाला याद करना आसान हो जाए। ठीक है? अब थोड़ा सा ये आपको नोट्स में लिख लेना है। यहाँ पे जो भी मैंने लिखा, जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखते जाना, ताकि क्या हो, दिक्कत ना हो। वापस बैक करो, स्टॉप करो, पूरा लिखो। ठीक है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बर्नौली प्रयत्न के गुणधर्म। अगर बात करते हैं गुणधर्म की, तो पहला गुणधर्म क्या बोला है? बर्नौली प्रयत्न पर मिलती सफलता की संभावना हमेशा क्या होती है? अचल होती है, जो मैंने परिभाषा में ही देखो बता दिया है। और यहाँ पे भी देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है कि संभावना क्या होगी इसकी? अचल होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको गुणधर्म जो है पहला मिल गया। उसके बाद दूसरा क्या लिखा था? प्रत्येक प्रयत्न जो क्या होते हैं? निरपेक्ष होते हैं, परस्पर निरपेक्ष होते हैं। निरपेक्ष का मतलब ए का बी पर कोई असर नहीं होगा, यानी घटना ए का घटना बी पर कोई असर नहीं होगा। मतलब क्या है कि किसी भी प्रयत्न पर मिलने वाली सफलता या निष्फलता उसके पूर्व के प्रयत्न पर मिली सफलता या निष्फलता पर आधार नहीं रखती है। यानी एक बार प्रयोग किया तो उसमें जो सफलता आया और जो निष्फलता आया, दूसरी बार करोगे भी तो भी वही रहने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, सफलता और निष्फलता दोनों निवारक और निःशेष घटना है। अब सवाल है इसका मतलब क्या होता है? तो निवारक और निःशेष घटना का मतलब होता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ये 0 आएगा यानी 5 आएगा, लेकिन अगर वहीं पे आप ए यूनियन बी करोगे तो ये हमेशा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
क्लियर है? यानी कि P प्लस क्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर आपको क्यू निकालना हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी। और यही तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था परिभाषा में, ये देखो यही सब मैंने एक्सप्लेन किया था। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बर्नौली ट्रायल्स यानी बर्नौली प्रयत्न। एग्जाम में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है 2 नंबर वाले में कि बर्नौली प्रयत्न के गुणधर्म बताइए। 2-3 नंबर वाले में कभी कभी ये पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स में भी आ जाता है। तो आपको याद रखना है 3 पॉइंट है, और तीनों पॉइंट जो है वो परिभाषा पर ही आधारित है। ठीक है? तो बर्नौली प्रयत्न के गुणधर्म आपको याद रखना है, हेडिंग आपको पहले याद रखना होगा कि क्या है, और परिभाषा मैंने बताया तो वो याद रहना चाहिए। ठीक है? इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक आता है वो आता है द्विपद संभावना वितरण। अगला टॉपिक क्या है? द्विपद संभावना वितरण। यानी कि हमने पहले जो बर्नौली ट्रायल्स किया था, इसी को अब हम संभावना में थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, हमने जो वहां पे सीखा था उसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? संभावना में। तो जब हम उसको संभावना में कन्वर्ट करेंगे तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे जो लिखा हुआ वही उसी में एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। माना कि एन बर्नौली प्रयत्नों में, ठीक है, मैंने क्या कहा, माना कि एन बर्नौली प्रयत्न में, यानी एन बार ट्राई किया, जैसे 10, 20, 50 जो भी हो सकता है, उसमें सफलता और निसफलता, आपकी 2 बातें हैं। जो बर्नौली प्रयत्न किया था उसमें 2 परिणाम मिले थे, सफलता और निष्फलता। उसमें मिलती सफलता को हम संख्या x से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? संख्या x से। मतलब ये है कि जो यहाँ पे परिणाम मिलता है, अगर इन्हीं परिणाम को, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं, इन्हीं परिणाम को अगर आप किससे दर्शाते हो? x से। ये तो कट हो गया, ये ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कैसे दर्शाते हो? x से दर्शाते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं? द्विपद, सॉरी मैं लिख देता हूं, बोलू मत कंफ्यूजन हो जाता है। द्विपद यादृच्छिक चल। क्या कहते हैं? द्विपद यादृच्छिक चल। कब कहेंगे? जो हमारा द्विविध विकल्प है यानी बर्नौली प्रयत्न, उसमें हम जब n बार परिणाम यानी n प्रयोग करते हैं तो उसमें जो हमारी सफलता और निष्फलता आती है, अगर उसको हम संख्या x से दर्शा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं द्विपद यादृच्छिक चल। क्लियर हुआ इतना? इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। और अब ध्यान से सुनना, अब ये जो x होता है हमारा, क्या ये जो हमारा x होता है, ये x जो है वो 0 से लेके n तक हो सकता है, यानी कि शांत समुच्चय n का मतलब कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम x का संभावना वितरण निकालते हैं, यानी यादृच्छिक चल का संभावना वितरण निकालते हैं, तो उसको हम लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स, जो मैं यहाँ पे आपको लिखना चाहूंगा। ठीक है? मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? परिभाषा, जो फॉर्मूला है, द्विपद संभावना वितरण। क्या? द्विपद संभावना वितरण। तो जो आपका द्विपद संभावना वितरण है, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, उस फॉर्मूले को हम लिखते हैं एन सी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। ठीक है? ये हो गया द्विपद संभावना वितरण। अब ये कैसे हुआ? जब आप इसको x में दर्शाए और इसकी संभावना निकालते हो तो इसी को द्विपद संभावना वितरण कहते हैं। और जब सूत्र से इसको परिभाषित कर देना, उसके बाद ये लाइन लिख देना। तो आगे लिखा हुआ भी है किताब में, अगर मैं आपको दिखा देता हूं तो यहाँ पे देखो लिखा है। और इस संभावना वितरण को हम द्विपद संभावना वितरण कहते हैं। यानी ये जो परिभाषा लिखा, उसी के बाद ये फॉर्मूला और सीधा लिख देना, द्विपद संभावना वितरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? नहीं आया हो तो एक बार रिपीट करना, नहीं फिर भी दिक्कत होती तो मुझे बताओगे तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अच्छा, एक चीज और इसमें याद रखना है कि अगर हम n बार पुनरावर्तन करते हैं तो इसमें अपेक्षित संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो, यानी कि n पुनरावर्तनों में मिलती सफलता की अपेक्षित संख्या, यानी बार बार कोशिश करोगे तो क्या बार बार निकालोगे? नहीं, डायरेक्टली n का p ऑफ x से गुणा कर दो। मतलब यह है कि जो आपका p ऑफ x निकलेगा उसमें डायरेक्टली अपेक्षित संख्या से गुणा कर दो। जैसे मान लो कि n बार की यानी 1000 बार की, सीधा 1000 से गुणा कर दो तो अंदाजा लग जाएगा कि ये परिणाम हो सकता है। क्लियर हुआ इतना? तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है अपेक्षित आवृत्ति का। ठीक है? अपेक्षित आवृत्ति का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है द्विपद वितरण के गुणधर्म। अब बोलोगे सर ये द्विपद वितरण के गुणधर्म जो है वो क्या है, कैसे है? तो यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा जो आपको इजी हो जाएगा और याद करने में आसानी होगी। सबसे पहली बात कि द्विपद वितरण यह क्या है? असतत है। अब पूछोगे सर असतत वितरण क्या होता है? तो मैंने अभी समझाया, असतत वाले में क्या होता है, वो चीजें फिक्स होती हैं। और यहाँ पे देखोगे तो मैंने कहा ना कि जो आपका संभावना होगा यानी पी और क्यू यानी सफलता और निष्फलता, वो नॉर्मली क्या होंगी? फिक्स होंगी। दूसरा, उसके प्राचल क्या है आपके, ये मैं मिटा देता हूं और अंडरलाइन कर देता हूं, एक सेकेंड। सतत वितरण, ये
फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपको याद रखना है। दूसरा, इसके प्राचल जो है वो एन है और पी है। अब सवाल है प्राचल का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, जो प्राचल होता है ना, इसी को कहा जाता है पैरामीटर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर। सवाल है कि सर मैं आपको इंग्लिश क्यों बता रहे हो हमको, तो मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है। देखो, पैरामीटर या प्राचल, इनका एक मतलब होता है। इनका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी काम करने जाते हो तो कुछ चीजों को, ध्यान से सुनना, कुछ चीजों को मान कर चलते हो कि ये है ऐसा, तो वही आपका जो होता है उसी को प्राचल कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपका प्राचल है वो दो चीजें होंगी, एक होगा एन और एक होगा पी, यानी ये फिक्स टाइप के होंगे। ठीक है, जब आप प्रयत्न करने बैठोगे तो फिक्स कर लोगे, ऐसा नहीं कि बार बार बदलते रहोगे। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि प्राचल है। दूसरी बात, इनका माध्य जो होता है वो भी क्या होता है, एनपी होता है। अब ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, जो माध्य होता है वो क्या होता है, एनपी होता है। तो उसको मैं शॉर्ट में लिख दूंगा ताकि दिक्कत ना हो। और एन बर्नौली प्रयत्न में प्राप्त सफलता का तो हो गया, छोड़ो। दूसरा बात, ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद इस वितरण का विचरण जो होता है वो एनपीक्यू होता है, और जो प्रमाप विचलन होता है वो रूट में होता है, यानी जो आपका ये रूट होता है उसके अंडर लगा, यानी अंडर रूट होता है। क्लियर है। अब ये बातें हैं आपको बचपन से पढ़ाई जा रही हैं, मतलब 11वीं से, सॉरी, कि जब विचरण निकालना है तो ब्रैकेट के बिना होगा, यानी वो रूट के बिना होगा, और अगर वही प्रमाप विचलन निकालना है तो रूट लगा दो, सिंपल। तीसरी बात, यानी सॉरी पांचवी बात, यानी नेक्स्ट पॉइंट, द्विपद वितरण में हमेशा माध्य का मूल्य क्या होगा, विचरण की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होता है। क्यों विचरण की अपेक्षा बड़ा होता है, सीधी सी बात है, ये 2 को लेके जीत रहा है और ये 3 को लेता है। जब 3 आ गए तो बंटवारा ज्यादा हो जाएगा ना, इसी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो, विचरण बटे में माध्य बराबर क्यू, यानी निष्फलता की संभावना। ये कैसे है मैं आपको भी लिख के दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। फिर एन के किसी भी मूल्य हेतु पी लेस देन 1/2 हो तो इस वितरण की विषमता क्या होती है, धन होती। अच्छा, ये जो आपको मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, इस टॉपिक में से बहुत एमसीक्यूज बनते हैं, तो आपको याद करना होगा सारे एमसीक्यूज। इसके अलावा 1 मार्क्स के सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, जो मैंने अक्सर देखा है एग्जाम में आता है। तो आपको इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ, मैं आपको इसको शॉर्ट में लिख के भी दिखा दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, तो कुछ बातें अच्छा आपको याद रखनी, क्या याद रखनी है कि पी की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगा तो विषमता कैसी होगी, धन होगी। और अगर इक्वल टू 1 होगा तो विषमता कैसी होगी, शून्य होगी, यानी सम्मित होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सम्मित, ये थोड़ा याद रखना है। और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, विषमता ऋण होगी। अब यहाँ पे वापस में बताता हूं, लेस देन होगा तो धन होगा, ग्रेटर देन होगा तो ऋण होगा, इक्वल होगा तो जीरो होगा। क्लियर है, ये आपके 8 गुणधर्म है जो आपको कैसे भी करके याद रखना है। क्लियर है इतना। अच्छा देखो, यहाँ पे एक लिखा भी है कि जब पी की वैल्यू लेस देन 1/2 होगा तो देखो विषमता क्या होगी, धन होगी। ये देखो इसमें एक्सप्लेन किया है, और ये ऋण वाला एक्सप्लेन किया, मतलब कम ज्यादा होता रहा, लेकिन यहाँ पे देखो एक मेंटेन हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और जो चार्ट्स होते हैं, मतलब पूरा डिटेल जो है आपको शॉर्ट में लिख के दिखा देता हूँ। गुणधर्म, सबसे पहला पॉइंट, कलर चेंज। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो द्विपद है वो आपका कैसा है, असतत है। कैसा है, असतत संभावना वितरण, यानी सिर्फ सिंपल में लिख देना असतत वितरण। पहला पॉइंट क्या है, असतत वितरण। दूसरा पॉइंट है एन और पी इसके क्या है, प्राचल है। ध्यान से सुनना, एन और पी इसके क्या है, प्राचल है। तीसरा, आपको याद रखना है जो इसका माध्य है वो क्या है, एनपी है, यानी एन और पी जो है वो क्या है, द्विपद संभावना वितरण का माध्य है। और चौथा आपको याद रखना है, इसका जो विचरण है वो है एन पी क्यू। लेकिन अगर वहीं पे प्रमाप विचलन निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रमाप विचलन, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में एनपी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अच्छे से लिखता हूं, एन पी क्यू, रूट में क्या हो जाएगा, एनपी क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो पांचवा पॉइंट कहा, यही एक्सप्लेन करना है मुझे। पांचवा, इसने क्या कहा कि जो माध्य होता है, माध्य हमेशा विचरण से बड़ा होता है, यानी कि माध्य हमेशा विचरण से बड़ा होता है। और यही वजह है कि जब माध्य विचरण से बड़ा होता है, इन लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया है कि विचरण बटे में माध्य, क्या बनाया है, विचरण बटे में माध्य इज इक्वल टू क्यू। कैसे, विचरण का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, एन पी क्यू, ये होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है एन पी, एन पी कैंसल, तो आंसर क्या आएगा, क्यू ही आएगा ना। तो इसलिए यही तो बात इन्होंने भी लिखा है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको ये नहीं भी याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद रखना है, इसके बेस पे सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो,
देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, NP ग्रेटर देन NPQ, तो ये NP आपको मैथ में पढ़ा ही होगा, ये इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय NP इज इक्वल, ये ग्रेटर देन Q हो गया कि नहीं हो गया, यानी एट द एंड जो आपका रिजल्ट होगा यही होगा कि अगर हम माध्य हमारा विचरण से बड़ा होगा तो उसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, Q के इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये जो पॉइंट है आपको याद रखना है। आपकी हेल्प करेगा ये पॉइंट, किसमें हेल्प करेगा, आपकी हेल्प करेगा ये पॉइंट आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें, जो आपके पॉइंट्स आएंगे उसमें, MCQs आएंगे उसमें, ये सारी चीजों में आपकी हेल्प करेंगे, इवन बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी इसकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आगे चलते हैं और बाकी के पॉइंट्स को कवर अप कर लेते हैं। तो ये 5 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं 6 वाले पॉइंट की। तो 6 वाले पॉइंट में आपको याद रखना है कि P की वैल्यू अगर आधे से कम, यानी P लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इज इक्वल टू 1, सॉरी 1/2, यानी लेस देन 1/2 होगा, तो जो इसकी विषमता होगी वो कैसी होगी, धन। ठीक है, अगर अगर मान लो P इज इक्वल टू 1/2 होगा तो विषमता कैसी होगी, शून्य। और वहीं अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 होगा तो विषमता कैसी होगी, ऋण। तो ये पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इस वाले में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतने ही करते हैं। बाकी के टॉपिक जो है या बाकी के पॉइंट्स जो है वो हम आने वाली क्लास में करेंगे। आने वाली क्लास में मैं इसके आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि इसमें है ना टाइम कम लगता है। दूसरी बात ये है कि जो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया है, ये NC(x) इंटू P ऑफ x इंटू QN-x, आपको ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना होगा। क्या है, NC(x) इंटू P होगा, यानी जो हमारा सफलता होगा उसके पावर में x हो जाएगा, फिर QN-x हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला जो है वो आने वाले क्वेश्चन में, हम आने वाले सवालों में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। क्लास अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है, भूलना नहीं इस बात को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।